हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृति शुक्ला है और आज मैं आप सबके लिए क्लास 8th का 9th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स लेके आई हूँ। तो इसको पढ़ने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस पूरे चैप्टर की एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें 2 मोड्स बताए गए हैं, रिप्रोडक्शन करने के 2 मोड्स। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सप्लेन किया गया है, जो आप देख सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो होता है, स्पर्म्स कहते हैं उसे, उसका अलग से एक डायग्राम बना के हमें बताया गया है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवा होता है, तो उसको भी हमें एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के थ्रू। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको एक एक लाइन बता के एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए मैं आपको पहले से नहीं बता रही हूँ। एंड टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। एंड अभी मैं यहीं तक आपको बता रही हूँ, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करूँगी। तो जहाँ तक ये है, तो इस पैराग्राफ में सिर्फ क्या बताया जाता है। आई एम सो सॉरी, ये साइज थोड़ी बड़ी आ गई है, मैं सेटिंग चेंज कर देती हूँ, साइज़ छोटी कर देती हूँ। हाँ, तो इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको बताया गया है कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेस मतलब होता है कि अभी आप 8th में हैं, देन 7th में आपने क्या पढ़ा था। उसके बाद आपको ये कुछ प्रोसेस को रिकॉल करवाया जा रहा है, जैसे कि प्रोसेस है डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये सब मतलब ये पैराग्राफ में सिर्फ आपको वो चीज़ें बताई जाती है जो कि आपने पहले पढ़ चुका है, एंड जो अभी पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा एक ओवरव्यू दे दिया जाता है। तो अभी जो आपको पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता दिया है, तो अब हम इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ रहे हैं, बट मैं आप सबके लिए एक बार रीड कर देती हूँ। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस? These processes initial for the survival of individual. You have also learnt about the process of reproduction in plants. Reproduction is initial for the continuation of species. Imagine what would have happened if organism has not reproduce. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individual generation after generation. You have already learnt in your previous classes about reproduction in plant. In this chapter, we shall learn how reproduction take place in animal. Then, इसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि आपने क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे अपने को रिप्रोड्यूस करते हैं वो बताया गया था। देन क्लास 8th में आपको बताया जाएगा कि एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगी, जिसका जो यहाँ से लेके मतलब ये जो हैव यू से आप देख रहे हैं, हैव यू से फाइंड आउट तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इसको भी एक बार रीड कर देती हूँ। पहले में तो 9.1 एक्टिविटी एग्जाम्पल्स थ्रू बताया गया है। देन मैं दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करती हूँ। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेराइज एनिमल बींग्स बॉर्न। कैन यू टेल हाउ चीक्स एंड कैटरपिलर आर बॉर्न? तो आपने बहुत से यंग वंस को देखा होगा, बहुत से एनिमल के यंग वंस को। यंग वंस मीन्स उनके बेबी, जैसे कि अब हम चीक्स बोल दें या फिर कैटरपिलर बोल दें, तो उनके जो बेबी होंगे उसे हम यंग वंस कहेंगे। तो वो कैसे पैदा होते हैं? हाउ आर किटन एंड पपीज बॉर्न? कैसे? किटन्स मीन जैसे कि डॉगी होता है उसका बेबी, एंड पपीज, किटन मीन्स जो कैट होता है उसका बेबी, देन पपीज मीन्स जो डॉगी का बेबी होता है वो। तो वो कैसे पैदा होते हैं? डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नो? लेट अस फाइंड आउट। तो ये बेबी जब बॉर्न होते हैं, जब पैदा होते हैं, तो ये सेम टू सेम मतलब अपने, जैसे कि डॉग है तो डॉग जब अपने बच्चे को देता है तो उसका जो बॉडी शेप होता है वो सेम होता है जैसे उसकी माँ का होता है। तो वो कैसे होता है तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपको मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे
एनिमल्स के नाम बताए गए हैं, ह्यूमन, कैट, डॉग, बटरफ्लाई, हैन, काउ, फ्रॉग। एंड आपको साइड में इसके यंग वंस के नाम बताने हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि बेबी हो गया, चीक्स हो गया, डॉग का हो गया, पपीज़, कैट का हो गया, किटन। तो ऐसे करके आपको सबके बताने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट एज इन प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, दीज आर। तो दो मोड्स होते हैं रिप्रोड्यूस करने के, मीन्स दो मोड्स होते हैं जिससे एनिमल्स अपने को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें सेक्सुअल बोला गया है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं कि क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मतलब वेरी स्मॉल टॉपिक। इस चैप्टर में, इस क्लास 8 के इस चैप्टर में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत छोटा टॉपिक दिया गया है। उसमें सिर्फ एल्गी एंड हाइड्रा का ही आपको एग्जाम्पल दिया गया है। बट क्लास 9th एंड 10th में आप इसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और समझेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच यू स्टडी इन क्लास 7th। क्लास 7th में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, तो उसको आप रिकॉल करिए। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स द रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप लोग मतलब याद करिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो दो मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब वो जैसे भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो मेल होता है और फीमेल होता है, उन दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। दोनों की ज़रूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। कैन यू नेम दिस पार्ट्स? क्या आप इन दोनों पार्ट्स के नाम बता सकते हैं? ये बहुत बेसिक होता है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग 7th में पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो प्लांट्स का दो वो मेल होता है और फीमेल का होता है ना, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, देन मेल इज़ अ स्टेमिन एंड फीमेल इज़ अ पिस्टिल। तो कैन यू नेम दिस पार्ट? वो तो मैंने बता दिया। इन एनिमल ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन। तो सॉरी, मैं स्टॉप हो गई थी। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे कि प्लांट्स में दो रिप्रोडक्टिव मतलब मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो अलग है, तो वैसे ही एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स में भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल के अलग होते हैं, देन फीमेल के अलग होते हैं। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि स्पर्म्स की डायग्राम दिया गया है जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, एंड ओवम का डायग्राम दिया है जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो आगे पढ़ते हैं। तो like plant, the reproductive parts in animal also produce gametes, the fusion to form a zygote। तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ इन एनिमल, हाँ, तो लाइक प्लांट, जैसे प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, लाइक प्लांट यहाँ पे बोला गया। फिर जो द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना एनिमल्स के, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स मीन्स मैं आपको आगे बताऊंगी। गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन दोनों गैमेट्स का जो फ्यूज़न होता है ना, तो जाइगोट फॉर्म होता है। द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्म जाइगोट। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ पे बस बताया जा रहा है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या है। आगे आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आगे मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँगी। विच डेवलप्ड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। देन जब ये जाइगोट फॉर्म होता है ना, तो यही आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है एंड न्यू जाइगोट बन के न्यू ऑफस्प्रिंग में जो जाइगोट बनता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। मैं फिर से बता देती हूँ कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है एंड जाइगोट बनता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ने हैं। कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल के। तो आगे हमें दिया गया है, तो इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। तो ये ह्यूमन का है,
आप सब जानते हैं कि यहाँ पे एनिमल्स का हम पढ़ रहे हैं, तो एनिमल्स में ह्यूमन आते हैं, ह्यूमन एनिमल्स में ही आते हैं। The male reproductive organ include a pair of testes, singular testes, two sperm duct and a penis। तो इतना मैं आपको समझा देती हूँ। फिगर 9.1 पे फिगर देखते हैं हम लोग। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है, ये डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हमें बताया गया है कि स्पर्म डक्ट्स क्या होते हैं। ये जो पाइप जा रही है ना, मैं आपको एरो से दिखाती हूँ, जो पाइप जा रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट्स कहते हैं। ओके, ये स्पर्म डक्ट्स हैं। पेनिस क्या होता है, ये आप देखिए, पेनिस ये होता है, ये जो इतना लंबा से स्ट्रिप जा रहा है ना, ये आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं पेनिस। फिर आता है टेस्टिस और ये सब। एंड जो स्पर्म डक्ट्स होते हैं ना, वो भी दो पेयर में होते हैं। आप सब देख सकते हैं कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। एंड जो टेस्टिस है वो भी एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे, तो दो का जो पेयर बना रहा है। देन पेनिस एक ही होता है, सिंगल ही होता है। ओके, तो टेस्टिस आप देख सकते हैं, टेस्टिस ये है, ये देखिए, टेस्टिस ये है। ये जो दो दिखा रहे हैं ना आपको, ये एक है और ये जो दो है, इसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। एंड चलिए आगे पढ़ते हैं। 9.1 तक हमने कर लिया था। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है कि जो ये टेस्टिस होता है ना, ये टेस्टिस आप सब देख रहे हैं, ये टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी के अंदर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एंड ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को। अब कैसे प्रोड्यूस करता है वो भी बताते हैं। चलिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। हम लोग इसके पहले वाले पैराग्राफ में यहाँ पे जब गैमेट्स आया था वर्ड, गैमेट्स वर्ड इंक्लूड हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि आगे करके मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर करवा दूँगी, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मैं आपको ये सब क्लियर करवा दूँगी। तो यहाँ पे जो ये गैमेट्स है ना, गैमेट्स बोला गया है, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, जिससे कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है स्पर्म्स। तो यहाँ पे ये जो स्पर्म्स होता है ना, इसका वर्क मैं बता देती हूँ आपको। ये स्पर्म्स जाता है फीमेल बॉडी में, एंड जब ये फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट से मिलता है तो फ्यूज़न होता है, ये दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, तब जाके एक जाइगोट बनता है। देन जाइगोट क्या होता है कि एक न्यू स्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है। तो ये स्पर्म्स कहाँ पे बनता है, अब ये स्पर्म्स तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहले से ही बना बनाया होता है, बच्चों के शरीर में पहले से होता है, ये एक एज के आने के बाद डेवलप्ड होता है। तो ये धीरे धीरे, और कहाँ पे डेवलप्ड होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म्स कहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ पे होता है स्पर्म्स का, तो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है, और ये जो स्पर्म डक्ट पाइप है ना, इसी में ट्रैवल करके वो ऊपर की तरफ जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेल गैमेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेट्स इज प्रोड्यूस इन टेस्टिस। आगे पढ़ते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। अब टेस्टिस, तो अब ये एक बार में ऐसा नहीं है कि ये जो टेस्टिस है ना, तो ये एक बार में एक स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। ये एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। ओके, ये भी मैं बताऊंगी कि ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्यों रिप्रोड्यूस करता है, क्यों ये मतलब प्रोड्यूस करता है, ये एक ही क्यों नहीं करता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। आगे पढ़ते हैं। लुक एट फिगर 9.2 विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म्स। तो हमें कहा है कि 9.2 देखिए, इसमें स्पर्म्स के बारे में बताया गया है।
ठीक है, हमने देख लिया। तो स्पर्म्स में 3 चीज़ें होती हैं। एंड उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पर्म्स होता है ना, ये जितने भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं ना, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में जो एक स्पर्म्स होता है ना, वो एक एग होता है, वो एक सिंगल एग होता है। देन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, तो मिलियंस एग भी आप कह सकते हैं। वो एक एग होता है, एक सेल होता है, वो सिंगल सेल होता है। मिलियंस, अब अगर आपको बोला जाए कि एक स्पर्म सेल होता है तो मिलियंस स्पर्म्स निकल रहे हैं, तो वो क्या होंगे, तो उनको आप कह सकते हैं कि वो मिलियन सेल होंगे, मिलियन सेल। ठीक है, क्योंकि एक स्पर्म्स, एक पर्टिकुलर स्पर्म्स एक सेल है। तो इनकी खुद की इतनी चीज़ें इनके खुद में होती है। एक स्पर्म्स के अंदर मिलियंस निकल रहे, तो मिलियंस स्पर्म्स के अंदर ये चीज़ें होंगी, ये पक्का है। तो इनकी टेल होती है, इनकी टेल इनको मूवमेंट्स करवाने में बहुत हेल्प करती है। बहुत नहीं, इनका वर्क ही होता है। ये स्पर्म्स कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो इनके लिए इनकी टेल्स क्या होती हैं, बहुत मतलब हेल्पफुल होती हैं। इसको मतलब टेल इसी वर्क के लिए होती है कि वो मूवमेंट कराने में मतलब मदद करें। एक और हर एक सेल के अंदर, हर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर उनका टेल होता है, उनका मिडिल पीस होता है एंड उनका हेड होता है। ओके, अब पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे थ्रो स्पर्म्स इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, हमने तो ये पढ़ ही लिया कि हर एक स्पर्म्स में उसका खुद का हेड होता है, मिडिल पीस होती है एंड टेल होता है। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल। और ये एक सिंगल, क्या अब यहाँ पे एक वो है, क्या ये एक सिंगल सेल है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये क्या था, ये जो हमने पढ़ा था, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन, ये ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। एंड मैं इसके बारे में आपको एक बार फिर बता देती हूँ टोटली। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव, मेल का जो ये पूरा डायग्राम आपको दिया गया है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। स्पर्म दैट्स होता है, पेनिस होता है एंड टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस करता है, आई एम सो सॉरी। टेस्टिस, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। तो स्पर्म्स कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, इस टेस्टिस में फॉर्म्ड होते हैं। इस टेस्टिस में स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है एंड देन स्पर्म दैट्स के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं। एंड स्पर्म्स को ट्रैवल करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या होता है, उनकी टेल होती है। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही था। अब आगे पढ़ते हैं। ये स्पर्म्स का कुछ और 2 लाइन में बताया गया है। स्पर्म्स इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअली सेल कंपोनेंट। स्पर्म्स जो होता है एक सिंगल सेल होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें यूजुअली सेल में जो हमने इस चैप्टर में पढ़ चुका है कि एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, देन एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें होती है। तो ये एक सेल है, मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सेल है, तो इसमें भी वो सारी चीज़ें होती है जो एक सिंगल सेल में हमने 8th क्लास में पढ़ा था। वो जितनी भी चीज़ें थी ना, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें इसके भी अंदर होती है। तो अब हम, और ये ह्यूमन स्पर्म्स होता है। तो और अगर कभी पूछा जाए कि मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में कौन सी चीज़ जाती है हमारे बॉडी की, तो वो हमारा होता है स्पर्म्स जाता है, स्पर्म्स जाता है। टेस्टिस, और मतलब टेस्टिस, बस यही वर्क है टेस्टिस का कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स डेवलपमेंट होता है स्पर्म्स का। ओके, देन वो अपने टेल के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, स्पर्म्स जाता है। ओके, अब पढ़ लेते हैं फीमेल बॉडी को। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम भी डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, फिलोपियन ट्यूब एंड द यूटेरस। फिगर 9.3 में हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, 2 ओवरीज होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, ओवरीज होते हैं। देन ओविडक्ट होते हैं। यहाँ पे हमें एक और जनरल नॉलेज की चीज़ बताई गई है। ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। आप सब देख सकते हैं कि ओविडक्ट कहाँ है, ये रहा ओविडक्ट, ये है।
ये आप देख सकते हैं, ये पाइप जा रही है ना, जहाँ पे आपको आप इमेजिन करिए कि एक हैंड की तरह नहीं लग रहा है, ये दोनों एक हैंड की तरह लग रहा है। तो इसी जो हैंड की तरह लग रहा है उसी को हम फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। एंड द यूटेरस, यूटेरस होता है, ये रहा यूटेरस, और यहीं पे जो बेबी होता है वही डेवलप्ड होता है एंड यूटेरस होता है। एंड द ओवरी प्रोड्यूस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, फिलोपियन ट्यूब्स हमने पढ़ लिया एंड यूटेरस, यूटेरस में मैंने क्या बताया कि बेबी डेवलप्ड होता है। एंड द ओवरीज, ओवरी है, आई एम सो सॉरी, ओवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, ओवा इज ऑल्सो एग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने ये पढ़ा था कि फीमेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो टेस्टिस होता है वो क्या, टेस्टिस क्या होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है जो कि रिप्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को। एंड देन अब स्पर्म हमने मेल का तो पढ़ लिया, अब फीमेल का तो पढ़ना ज़रूरी है, फीमेल का नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा। तो इसी के लिए हमें यहाँ पे वो भी चीज़ बता दी गई कि फ़ीमेल में क्या होता है। फीमेल में ये जो आप देख रहे हैं ओवरी, ये जो आप ओवरी देख रहे हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ओवरी है ना, ये जो आप देख सकते हैं, जो हमने हैंड जैसे माना था ना, जो हैंड हमने माना था, हैंड जिसको पकड़ा हुआ है ना, इसी को हम ओवरी कहते हैं। तो ओवरी में क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है। एंड देन इसके अंदर क्या होता है, ओवा होता है। ओवा का भी डायग्राम मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ओवा होता है, ओवा इज अ एग, ओवा इज अ एग, रुकिए मैं आके दिखा देती हूँ आपको। ओवा इज अ एग, ये आप देख सकते हो, ओवा के आगे यहाँ पे ब्रैकेट में एग दिया गया है। फिगर 9.4 देखते हैं, 9.4 क्या, यही है 9.4। तो ये जो पूरा है ना, ये जो बहुत बड़ा सर्कल देख रहे हैं ना आप, दिस इज अ ह्यूमन ओवम। यहाँ पे ओवा का गया, इसको हम ओवम भी कहते हैं। तो ये पूरा ओवम है। एंड इसके ये इज अ एग एंड इट इज़ अ मतलब इट इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल भी है। तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। आगे पढ़ते हैं। In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर महीने एक मैच्योर्ड ओवम कौन रिलीज़ करता है, ओविडक्ट में रिलीज़ करता है ओवरीज। मतलब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ कि हर महीने ये जो ओवरी है ना, ये जो ओवरी आपको दिख रहा है, ओवरी हर महीने ओवम को, न्यू मैच्योर्ड ओवम को, मैच्योर्ड शब्द आ रहा है, मैच्योर्ड ओवम को रिलीज़ करता है ओविडक्ट में। ओके, हर महीने। एंड अब क्या है, वेट, यूटेरस इज द पार्ट ऑफ वेयर डेवलपमेंट ऑन द बेबी टेक प्लेस लाइक द स्पर्म्स एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। ये जो यूटेरस आप देख रहे हैं ना, यूटेरस, ये जो बीच का ये जो पार्ट है, बीच का ये जो पार्ट है, इसको हम यूटेरस कहते हैं। तो यहाँ पे जो बेबी होता है ना, यहाँ पे जाके जो फीमेल पार्ट होते हैं एंड मेल जो पार्ट होते हैं, जैसे फीमेल में हो गया स्पर्म्स एंड फीमेल में हो गया ओवम एंड मेल में हो गया स्पर्म्स, तो वो दोनों जाके यहीं पे मिलते हैं और यही इसी यूटेरस में बेबी डेवलप्ड होता है। यू ऑल्सो नोन एज नाभि, नाभि, आप लोग भी नाभि बोलते होंगे। तो वो नाभि यहीं यूटेरस में अटैच होती है, देन वहीं पे जाके जो बेबी होता है वही जाके चिपक जाता है, देन वहीं पे उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नाभि के अंदर ही होती है, तो इसी के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे भी बताया गया लाइक द स्पर्म्स एंड एग, जैसे कि एक स्पर्म्स सिंगल सेल होता है ना, वैसे जो एग होता है, जो ओवम होता है, वो भी एक सिंगल सेल ही है। ये डायग्राम हमने पढ़ ही लिया है। देन आगे पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, एंड उसका डिफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एन ओवम।
जो सबसे पहला प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वो होता है फ्यूज़न। किसका फ्यूज़न? स्पर्म्स का एंड ओवम का फ्यूज़न होता है। ओके, फ्यूज़न ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवम। तो जब हम लोग फ्यूज़न होता है ना स्पर्म्स का एंड ओवम का, तो वो पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का। व्हेन स्पर्म्स कम्स एंड कंटैक्ट विथ एन एग, स्पर्म्स जब कम होता है ना, कम मीन्स अपने मेल बॉडी से जब स्पर्म्स अपने टेल के थ्रू ट्रैवल करके फीमेल बॉडी के अंदर जाता है ना, फीमेल बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, तब वो एग से जाके मिल जाता है। तो जब वो एग मीन्स यहाँ पे ओवम है, तो अब फीमेल बॉडी का जो एग है तो वो तो उसी के अंदर रहेगा, फीमेल बॉडी के अंदर, क्योंकि जब भी बेबी बॉर्न होता है तो वो बेबी के अंदर ही, मतलब माँ के पेट से ही बॉर्न होता है, मतलब पिता के पेट से तो आता नहीं है, माँ के पेट से आता है। तो जो स्पर्म्स होता है पिता के पेट का, मतलब जो पिता के टेस्टिस में जो डेवलप्ड होता है, वो अपने टेल के थ्रू जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। देन फीमेल बॉडी के अंदर जाके वो किससे अटैच हो जाता है? वो अटैच हो जाता है ओवम से, चिपक जाता है जाके, और जब वो चिपकता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूज़न। उसी को हम फ्यूज़न कहते हैं, फ्यूज़न विथ द एग। सच फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म्स इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। ये आ गया हमारा मेन टॉपिक। और इसी फ्यूज़न को, इसी स्पर्म्स के एंड ओवम के फ्यूज़न को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एग आ रहा है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। एग का मीन्स है ओवम, क्योंकि आप अगर नहीं समझ आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवम के आगे एग बोला गया है, तो मेनली एग यूज़ किया जा रहा है, ओवम ना बोल के। ओके, तो यही जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें स्पर्म्स और ओवम का फ्यूज़न होता है, तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड फ्यूज़न का मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, फ्यूज़न का मतलब होता है किसी दो चीज़ को मिलना। तो यहाँ पे कौन सी दो चीज़ मिल रही है? स्पर्म्स एंड एग मीन्स ओवम, ये दोनों चीज़ मिल रही है, देन फ्यूज़न हो रहा है, और इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म्स एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियाई, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है ना, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जो स्पर्म्स का न्यूक्लियस होता है, जो स्पर्म्स का न्यूक्लियस होता है, हमने पहले पढ़ चुका है कि स्पर्म्स इज़ अ सिंगल सेल, एंड सेल के अंदर न्यूक्लियस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही होता है। तो जो स्पर्म्स का न्यूक्लियस होता है एंड देन ओवम का, ओवन मीन्स एग भी बोल सकते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं। तो जो एग का न्यूक्लियस होता है ना, वो दोनों का जो फ्यूज़न होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है। इन दोनों का जब फ्यूज़न होता है तो एक सिंगल न्यूक्लियस आ जाता है, और वही सिंगल न्यूक्लियस क्या होता है? दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट। जब स्पर्म्स का न्यूक्लियस एंड ओवम का न्यूक्लियस, जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है, तो क्या होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियस निकल आता है। इन दोनों का माता पिता का मिला, देन एक उनका बेबी को हम जायगोट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी वो बेबी नहीं कहलाएगा, अभी वो जायगोट ही है। तो वो एक न्यूक्लियस बन गया, जिसको हम एग भी कहते हैं, जायगोट भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इन दोनों में से जायगोट को यूज़ करते हैं, जायगोट को भी बोलेंगे। तो मैं एक बार पूरा समझा देती हूँ फिर से। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जब स्पर्म्स और ओवम मिलते हैं, तो जब उन दोनों का फ्यूज़न होता है, जब वो मिलते हैं, तो उसी चीज़ को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो स्पर्म्स का न्यूक्लियस होता है ना, जो मेल जब जो पिता का जो स्पर्म्स होता है ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, एंड जो मदर का जो ओवम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, वो दोनों मिलते हैं तो एक न सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं, और उसी सिंगल न्यूक्लियस को हम जायगोट या फिर एग भी बोलते हैं। Did the process of fertilization is a meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, तो इसमें क्या मीट होते हैं, क्या मिलते हैं? जो एग सेल होता है मदर का, और जो एग सेल होता है
स्पर्म मतलब फादर का जो स्पर्म सेल होता है, एग सेल हो गया मदर का, स्पर्म सेल हो गया फादर का। ये दोनों जब मीट होते हैं इस प्रोसेस में इन दोनों का म्यूटेशन होता है, मतलब ये दोनों मिलते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इज इनहेरिटिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो इसमें कुछ हेरिटिस मतलब कि कुछ आप सब जानते होंगे कि मदर मतलब मदर के जो एग होता है, मदर का जो एग होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है इस फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करने के लिए। एंड देन जो फादर का होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इन दोनों का मिलता है तो इनका जब स्पर्म जा रहा रहता है, जब वो फीमेल बॉडी में जाता है तो उसके साथ कुछ जीन्स भी जाते हैं। जीन्स मीन ताकि जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पापा की या फिर आपके मम्मा की हाइट बहुत छोटी है, तो जो आपके मतलब ऑफस्प्रिंग होगा, जो यंग वंस होगा, जो आपका बेबी होगा, उसकी भी हाइट छोटी होगी। तो आप में जो हाइट का जीन्स होता है वो स्पर्म्स के साथ चला गया। या फिर आपके मम्मा के बाल कर्ली हेयर हैं, तो आपके जो बेबी पैदा होगा उसके भी बाल कर्ली हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो जब ये इन दोनों का फ्यूज़न होता है तो कुछ जो और जायगोट निकलता है, तो उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक उस बेबी के अंदर माँ के होते हैं एंड कुछ फादर के होते हैं। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर। आप एग्जाम्पल के अपने भाई और बहन को खड़ा कर सकते हैं। अपने भाई और बहन को खड़ा करके आप देख सकते हैं कि कुछ है कि नहीं, मतलब कुछ डिफरेंस तो होगा। कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं तो वो नहीं कहते कि हाँ इसकी नाक, इस बच्चे की नाक उसके पापा से मिल रही है, इसकी आँखें उसके मम्मी से मिल रही है। तो ये सब कहते हैं। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन देयर सिमिलर टू दोस योर मदर एंड योर फादर। तो आप दोनों को खड़ा कर लीजिए, भाई को बहन को खड़ा कर लीजिए एंड उसमें आप नोटिस करिए, मतलब आप देखिए, रिकॉग्नाइज करिए कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक उसके फादर के हैं, कौन से उसकी मदर के हैं, मिलते जुलते। आगे पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए कि जो माँ जब बच्चा देती है, जो फीमेल बॉडी होती है, माँ होती है, जो वो बच्चा बेबी को बॉर्न करती है, तो उसके मतलब ये सारी जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की फ्यूज़न की, ये सारी जो प्रोसेस होती है उस माँ के पेट के अंदर ही होती है, यूटेरस वो ओविडक्ट के अंदर होती है। तो इसी के लिए एंड जब बच्चा बाहर आता है तो एक मतलब उसके हाथ पैर, उसके सारे फाइंडिंग बॉडीज रहती है जिसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के लिए उसे हमने क्या कहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि जो माँ होती है, जो ह्यूमन होते हैं, जो माँ होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है। बेबी अंदर से ही अच्छे से डेवलप्ड होके आता है। डेवलप्ड होके मीन्स उसके बॉडी पार्ट्स अच्छे से फाइंड होने लगते हैं। और ऐसा सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं होता, ह्यूमन में तो होता ही, काउज में भी होता है, डॉग में भी होता है, हैंड में भी होता है। आप देखोगे कि काऊ कभी एग नहीं देता है, काऊ कभी कभी एग नहीं देता है। वो क्या देता है, मतलब एग की बात नहीं है, वो हमेशा जब भी बेबी को बॉर्न करता है तो उसके अंदर से सारी प्रोसेस होती है एंड एक मतलब हाथ पैर जिसके हों वो काऊ बाहर आता है, वो फाइंडिंग होने लगती है। उसके हाथ भी दिखते हैं, पैर भी दिखते हैं, हाथ पैर तो नहीं समझ आता बट वो एक मतलब एक उसी के शेप का एक काऊ निकल के बाहर आता है उसके पेट से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को पढ़ते हैं। तो इसको मैं आपको पूरा एक एक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं इस पूरे टॉपिक को आपको बता दे रही हूँ बस कि इसमें बताया गया है कि बूझो और पहेली के टीचर ने एक बार बताया था कि कभी भी किसी माँ का ओविडक्ट, आप सब ध्यान दीजिएगा कि ओविडक्ट क्या होता है, ये सब आप देख सकते हैं। ये ओविडक्ट क्या होता है, ये जहाँ जिसको हमने हैंड से फाइंड किया है, हाथों से। तो ये जो ओविडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, ओविडक्ट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। बूझो के टीचर्स ने बताया था एक बार कि जब भी किसी माँ का किसी भी फीमेल बॉडी का ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है तो वो क्या होती है, वो अनेबल होती है बेबीज को बॉर्न करने में। उसका बच्चा तब पैदा नहीं हो सकता क्योंकि स्पर्म्स कहाँ से
ओवम से मिलने जाएगा, फीमेल एग से कहाँ से मिलने जाएगा, उसी से मिलने जाएगा। एंड जब स्पर्म जा ही नहीं पाएगा तो दोनों का फ्यूज़न ही नहीं हो पाएगा, देन फर्टिलाइजेशन की तो प्रोसेस ही दूर है। तो इसके लिए एक तरीका बनाया गया है, बनाया गया है कि, और जिसका वो तरीका क्या है, टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, लेकिन और टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नाम है, इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि स्पर्म्स जो होता है मेल बॉडी का, जो नया फ्रेशली स्पर्म्स होता है उसको ले लेते हैं उसकी बॉडी से, एंड जो फीमेल बॉडी का जो एग होता है ना, ओवम होता है, उसको फ्रेशली ले लेते हैं, एंड दोनों को फ्यू आवर, कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। उसके बाद जब उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, जब वो एक दूसरे से उन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उनका जो जाइगोट हो जाता है वो फॉर्म्ड होने लगता है, जाइगोट बन जाता है। और फिर उस जो जाइगोट बनता है उसे डेवलप्ड होने के लिए, थोड़ा डेवलप्ड करने के लिए कुछ वीक्स तक रख दिया जाता है। तो कुछ वीक तक रखने के बाद जब वो अच्छे से, मतलब हल्का फुल्का डेवलप्ड हो जाता है जाइगोट, तो उसको फिर से माँ के यूटेरस में डाल दिया जाता है। तो माँ के यूटेरस में डाल दिया जाता है। तो इतनी सब प्रोसेस होती है बाहर, बट जो बच्चा पैदा होता है ना, वो माँ के अंदर ही से पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट ट्यूब में पैदा होगा, वो माँ के अंदर ही से पैदा होके अच्छे से आता है। और इसके अलावा की और सारी प्रोसेस जो होती है वो हर एक माँ की तरह होती है, मतलब हर एक वैसी माँ की तरह होती है जिनका जो ओविडक्ट होता है वो ब्लॉक नहीं होता है, वो अपने जैसे अंदर से अपने मतलब खाना पीना उनके बॉडी से जाता है, उनके बच्चों में नाभि के थ्रू जाता है खाना पीना, तो वैसे सारी प्रोसेस होती है। बट ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, वो बस टेस्ट ट्यूब के ऊपर होती है। और फिर वो माँ जो होती है, जब उसके यूटेरस में डाल दिया जाता है वो जाइगोट, डेवलप्ड जाइगोट, तो वो हर एक माँ की तरह वो भी अपने पेट से ही बच्चे को पैदा करती है, अपने पेट से निकालती है। तो कुछ लोग इसे गलत समझते हैं, बट अभी इसको बनाया गया है ताकि कि वो माँ भी अपने बच्चे को पैदा कर सके जिनके क्या होते हैं, ओविडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं, उनको मतलब दिक्कत ना हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है एंड बहुत ही मतलब डिस्कसफुल है। इसमें हम लोग अपने मदर फादर, हम सोचते हैं ना कि हम कैसे पैदा हुए, हमें ये तो बोल दिया जाता है कि तुम हमारे पेट से पैदा हुए, बट हम कैसे हुए, आपके पेट में हम कैसे बड़े हुए, कैसे हम एक बेबी बने, तो वो सारे क्वेश्चंस हमारे मन में रहते हैं। तो उसी क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये कुछ भी टेंशन लेने वाले चैप्टर नहीं है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसमें हम बहुत सी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female. In these animals fertilization take place in water. Let us find out how these happen. तो आप सब ये सुन के सरप्राइज्ड होंगे, यस आई ऑल्सो सरप्राइज्ड, कि कुछ एनिमल जो फर्टिलाइजेशन करते हैं ना, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म्स एंड ओवम मिलते हैं एंड फ्यूज़न होते हैं इन दोनों का, तो जो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, ये बॉडी के बाहर होती है। एंड बाहर कहाँ पे होती है, वाटर में होती है, बाहर फीमेल बॉडी के बाहर होती है, और कहाँ पे, वाटर में होती है। तो हाँ, इट इज़ ऑल्सो सरप्राइज्ड, आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड, ये जान के कि मुझे भी मतलब हैरानी हो रही कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, एंड आपको भी हैरानी होगी। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम इसको भी समझते हैं। तो यहाँ इस एक्टिविटी को, वैसे मैं एक्टिविटी तो नहीं समझा रही हूँ, बट मैं इसको बता देती हूँ कि इसमें हमें बोला गया है कि ऐसे पॉन्ड में चले जाए जिसका पानी बहुत धीमी गति इसमें हो, बहुत धीमी गति का हो, एंड वो स्प्रिंग के मौसम में या फिर रेनी में सीज़न में ऐसे मौसम में जाइए, तो वहाँ पे आपको वो फ्रॉग के जो एग होंगे वो दिखाई देंगे। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे, क्योंकि आगे अभी हमें डायग्राम भी तो दिखाई देगा। एंड अगर आपको रियलिटी में देखना है तो आप स्प्रिंग या रेनी सीज़न में आप जाके एक बार कहीं पे, अगर आपके अगल बगल पॉन्ड हो तो आप उसे देख सकते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड
वो टॉट्स, मैं पहले आपको ये क्लियर करवा देती हूँ कि फ्रॉग एंड टॉट्स क्या होते हैं। फ्रॉग के जो पैर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो जंप बहुत ईजिली से एंड बहुत ऊंचा कर पाते हैं, बहुत हायर जंप कर पाते हैं। पर जो टॉट्स होते हैं ना, उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो रेंगते हैं। ओके, तो ये दोनों ना स्प्रिंग या फिर रेनी सीजन में जाते हैं पानी के पास, जिसकी गति बहुत धीमी होती है, एंड वहाँ जाके क्या करते हैं, वहाँ जाके अपने एग को रिलीज़ कर देते हैं। जो व्हेन द मेल एंड फीमेल कम्स टुगेदर इन वाटर, एंड जब मेल एंड जो मेल होता है और फीमेल होता है वो वाटर के पास आते हैं, उसी वाटर के पास आते हैं। फीमेल लेस 100 ऑफ एग, जो फीमेल फ्रॉग होते हैं वो 100 से भी ज़्यादा मिलियंस में छोड़ते हैं, 100 से भी ज़्यादा वो एग को दे देती है, मतलब एग दे देते हैं। उनके एग को देखते हैं, उनके एग को एक बार देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक के ऊपर एक जेली टाइप स्ट्रक्चर है। तो जेली टाइप स्ट्रक्चर उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। एग तो ये सिर्फ ब्लैक जो है वही एग है, बट उनके प्रोटेक्शन के लिए ये जो वाइट कवरिंग दी जाती है, उनकी कवरिंग रहती है, जिसकी वजह से वो कहीं और ना जाए, उसी के अंदर रहें। ओके, फिर अनलाइक hen egg, frog egg is not covered by shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly hold the egg together to provide protection of the egg. तो वही जो मैंने बताया कि जो जेली टाइप स्ट्रक्चर होते हैं वो उन्हें होल्ड करके रखते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं, एंड वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिटेड स्पर्म्स ओवर देम, एंड जब वो जो फीमेल रहती है ना, फीमेल अपने एग को छोड़ देती है उस पानी के अंदर, देन जब मेल आता है, फिर मेल भी आता है एंड उसी पॉन्ड में अपने स्पर्म्स को रिलीज़ कर देता है, उसी में अपने स्पर्म्स को रिलीज़ कर देता है। एंड वो जो स्पर्म्स होते हैं ना, इसको मैं बता देती हूँ, वो स्पर्म्स अपने टेल के थ्रू, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वो अपने टेल्स के थ्रू उसी पानी में ना तैरते रहते हैं, वो उसी पानी में तैरते रहते हैं। एंड जहाँ पे भी उन्हें ना हल्की सी भी भनक होती है ना, उनका जो हेड पीस होता है ना, वो इसी काम के लिए होता है। वो जेनेटिक्स, मतलब जो वो अगल बगल की मतलब जानकारियों को अपने अंदर रखता है। तो जैसे ही उन्हें ओवम का हल्की सी भी भनक होती है ना कि यहाँ पे फ्रॉग का एग है, तो वहाँ पे जाके उससे मिल जाता है एंड उन दोनों का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तो एक खरगोश के अंदर थोड़ी ना हो रही, तो उसके बाहर हो रहा है, ये इसके बाहर हो रहा है। तो इसी के लिए कहते हैं, इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि फीमेल फ्रॉग जो होती है वो जाके पानी में अपने एग को छोड़ देती है, रिलीज़ कर देती है, एंड जो मेल होता है वो भी अपने स्पर्म्स को छोड़ देता है। एंड जब वो अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करता है ना, तो स्पर्म्स ना वो उसी अपने टेल के थ्रू ना उसी वाटर में, उसी पॉन्ड में ना ऐसे रेंगते रहते हैं। जहाँ भी उन्हें ओवम दिखता है ना, तो वहाँ पे जाके वो क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज कर जाते हैं। तो this type of fertilization in which the fusion of the male and female gametes take place outside the bodies of a female is called external fertilization. तो ऐसे रिप्रोडक्शन को, ऐसे फर्टिलाइजेशन को जो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, कि दोनों मतलब आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल सच एज स्टारफिश फिश। तो ये बहुत कॉमन है, और ये फिश और स्टारफिश एक्सेट्रा ऐसे भी एनिमल्स में होता है। तो यहाँ पे बूझों के मन में एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। वाई डू फिश एंड फ्रॉग लेज egg in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time। तो ये कैसे हो सकता है कि जो फ्रॉग है वो एक बार में 100 ऑफ द एग छोड़ रहा है, जो फ्रॉग है, एंड देन जो हैग है वो हैन है, वो तो एक बार में एक ही छोड़ता है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। अब ये पहेली आ गई है, पहेली हमें बताएगी कि किस लिए। तो इसको मैं ना पढ़ के मैं सिंपली बता देती हूँ कि पहेली ये बोल रही है कि ये जो एग होते हैं ना, जो ये फीमेल जो अपने एग को छोड़ती है ना, ये बहुत मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई?
ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ मतलब कुछ पानी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर कुछ पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं ना, वो उस एग को आके खा लेते हैं, या फिर कुछ हाई विंड की वजह से, बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से एग ख़राब हो जाते हैं, एंड कुछ बारिश की वजह से, रेनफॉल की वजह से ख़राब हो जाते हैं। देन इन सब के प्रॉब्लम्स की वजह से आखिरी में सिर्फ एक दो ही बच पाते हैं, जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मान लीजिए कि अगर वो एक दो ही छोड़ेगी, या फिर वो एक बार में एक ही छोड़ेगी, तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई जीव जंतु खा लेंगे, रेनफॉल, हाई विंड, इन सब की प्रॉब्लम्स की वजह से तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कैसे काम पर चल पाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक कवर करवा दिया है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से कवर कराएंगे। तो अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो शेयर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।